गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपके इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम्स खत्म किए और हमने देखा कि व्हाट इज डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट हेड जो आपको मिलता है एंड दैट इज लायबिलिटी, राइट। आप देखिए, अगर आप प्रोफार्मा में जाओगे, आप सभी के पास प्रोफार्मा है एंड मैं अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सो अगर मैं प्रोफार्मा के बेसिस पर मैं अगर जजमेंट करूं तो आप अगर ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कितने क्राइटेरिया के आइटम पाए जाते हैं, तो 7 क्राइटेरिया के आइटम हमने देखे और वो 7 क्राइटेरिया कौन कौन सी थी हमने डिस्कस किया। क्या हमारे साइड से आपको डायरेक्ट इनकम का मतलब बताया गया है? तो राइट, आपको बताया गया है। उसका कंटेंट कौन कौन से होते हैं ये भी बताया गया है। एक ही कंटेंट डिस्कस किया और एक और, हाँ, जहां डायरेक्ट इनकम जाता है वहां पे एक एड हो जाता है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। वो क्यों जाता है हमने प्रीवियस सेशन में इसको भी डिस्कस किया, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था वो, याद करो। फिर परचेस रिटर्न क्रेडिट में मिलता है, ये आपको पता है, जो परचेस कम करता है परचेस में से इसको माइनस कर देने का। ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स कल डिस्कस किया हमने, प्लस ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स हमने देखा कि कोई भी प्रॉफिट हो, कोई प्रॉफिट वो जाता है पीएनएल के डेबिट में। पर्सनल इनकम्स में आपको जब इनकम और पर्सनल एक्सपेंसेस बता चुका था, उसमें आपको बताया कि बिजनेस में एक ही पर्सनल इनकम आती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है वो? जब बिजनेस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देता है, जब ओनर अति करता है तो बिजनेस बोलता है ठीक है बेटा, तू अपनी वाली पे आ रहा तो मैं भी अपनी वाली पे आता, चल तू अगर मेरे पे इन्वेस्ट कर रहा उसका ब्याज मांग रहा, तो जितना तू विड्रॉ कर रहा उस पर मुझे ब्याज चाहिए। तो फिर बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेने के लिए लायबल है। लेकिन ये सब सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म में ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय कंपनी में नहीं होता है। बताओ क्यों? आप बताओ, एक मिनट, आप बताओ क्यों? कमन फास्ट। ये एग्रीमेंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप में जैसे फर्म में क्यों बनता है, कंपनी में क्यों नहीं बनता है? आप बताओ दुर्गा सर, ये तो आप बता रहे हो कि नहीं बनता है, हमको तो पता नहीं था इससे पहले। आप बताओ नेहा। कंपनी में नहीं करते हैं। अभी क्या है, प्लीज बजाओ तालियां। अरे तालियां बजाओ। हाँ, सुनो, एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर है। बिकॉज इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर इज नो नीड टू अलाउ द ड्रॉइंग। कंपनी में ड्राइंग पावर अलाउड नहीं होता है मालक को। क्यों? पूछो क्यों? ऐसे तो मालक 10 का शेयर लेगा, बोलेगा 100 रुपए दे, फिलहाल बाद में देता कंपनी को, मालूम हूं मैं। इसलिए कंपनी में ड्राइंग अलाउड नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे लेगी कंपनी? समझा? और क्योंकि आज ड्राइंग अलाउड क्यों नहीं है, पावर बहुत सारे मेंबर है इसलिए, समझा? अब ड्राइंग अलाउड नहीं है तो ब्याज तो बनता ही नहीं, इसलिए। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब होता है जो मालक बिजनेस को मालक से मिले उसके हक का, बिजनेस के हक का। और पर्सनल एक्सपेंस का, अरे इसके ऊपर काफी लंबे सेशन गए पीछे, इसे नहीं आया ना इसलिए पूछ रहा हूँ, है ना? ऑप्शन था, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज लायबिलिटीज। तो ऑल टाइप ऑफ लायबिलिटीज हमको मिलेगी कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। और जाएंगी कहाँ? अंजलि कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज कहाँ पाई जाती है? लेफ्ट साइड। कहाँ? नो डेबिट, इट्स अ स्टेटमेंट। गॉट इट? पक्का? हाँ भाई, आई यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो प्लीज स्टूडेंट्स। हाँ, सबसे पहले अब एसेट सारे हमने देख लिए, एक एक एसेट देख लिए, सबका मीनिंग जान लिया आपने। अब आते हैं लायबिलिटीज में। अब जितनी भी आप लायबिलिटीज देख रहे हो, सबसे पहले लायबिलिटीज का मतलब जान लेते हैं। अब बातों को उलझाते न हुए मैं फटाफट आपको लायबिलिटी का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। सुनो, लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं? कर्जा। सिंपल भाषा में तुमको कर्जा, ठीक है। अब कर्जा यानी क्या? सुनो, जब भी तुम्हारी दुकान की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग तुम्हारी होती नहीं नालायक हो, अकाउंटिंग दुकान की होती। किसकी होती? सोचना भी किसके हिसाब से? दुकान के हिसाब से। तो जब भी तुम अपनी दुकान की अकाउंटिंग करोगे, उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका दुकान को किसी को कुछ भी देना बाकी है, कुछ भी, जरूरी नहीं पैसा, कोई आपने चीज ली होगी वापरने के लिए, अगर
वो तक देना बाकी होगा किसी को अगर, तो वो पर्सन्स को आप कर्जदार की लिस्टों में लाना, और उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी, सिंपल भाषा में। यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप अगर किसी भी पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को देना बाकी है, क्या है, देना बाकी, तो उस पर्सन का नाम आपको लायबिलिटी की लिस्ट में लाना पड़ेगा। आप इस, अब देखो मेन मुद्दा क्या है अमन, मेन मुद्दा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब सर ये क्या है भाई, देखो मैंने क्या बोला, एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनीथिंग पेबल टू someone by the business organization at the end of the accounting period. The underline the word end of the accounting period. Why? Because it is most important. Because liability is considered only at the end of the period. That's why balance sheet is prepared only at the end of the accounting period. Because asset or liabilities is declared only at the end of the period. That's why the other name of the asset and liability is balance. And that's why during the accounting period, a person who has payable to someone who is payable is not considered liability at that time. Liability. Only liability is declared at the end of the accounting period. अब एग्जाम्पल सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए मैं सपोज मैं एक सप्लायर से माल लेता हूँ साल भर के अंदर। सप्लायर कौन, जिससे मैं उधारी में माल लेता हूँ, यानी अगर मैं रिटेलर हूँ तो होलसेलर सप्लायर होगा, अगर मैं होलसेलर हूँ तो मैन्युफैक्चरर सप्लायर होगा, राइट। जब भी मैं अपने सप्लायर से माल लेता हूँ तो मैं एंट्री करता हूँ बाय परचेज टू सप्लायर अकाउंट। मैंने लिखा क्यों नहीं बाय परचेज टू लायबिलिटी। अब आपने तो बोल दिया सर कर्जा मतलब जिसको भी देना बाकी है उस पर्सन को हम लायबिलिटी डाल देंगे, तो अगर सप्लायर लायबिलिटी है तो सर हमको एंट्री भी लायबिलिटी के हिसाब से करो, पिक्चर ही खत्म। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लायबिलिटी ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करते हैं डिक्लेयर। आप देखिए सपोज मैं लक्ष्य से मैं पैसे ले रहा हूँ, सॉरी माल ले रहा हूँ उधारी में 20,000 का, तो अपन एंट्री क्या करते हैं, परचेज की एंट्री पर उधारी की, बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 20,000। अब लक्ष्य को मुझे देना बाकी है, तो एक प्रकार का ये लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ लायबिलिटी ना। जिस भी पर्सन को तुम्हारी दुकान को देना बाकी है तो वो पर्सन कहाँ आएगा, कर्जदारों की लिस्ट में, यानी लायबिलिटी की लिस्ट में। तो सर काम ही खत्म करते अपन, काय को लक्ष्य को लिखे, अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखते ना बाय परचेज टू लायबिलिटी। ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूछो क्यों। अब सपोज मैंने जनवरी को स्टार्टिंग किया होगा अकाउंटिंग पीरियड और एंड दिसंबर हुआ होगा, और मैंने ये फरवरी वगैरह में मैंने लिया होगा, तो ड्यूरिंग द साल भर, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर, विद इन द ईयर आई एम एबल टू पे द अमाउंट, एंड इफ आई पे द अमाउंट सो माई liabilities disappear at the end of the period. Got it? समझा मैंने क्या बोला अभी, लक्ष्य समझा, बता क्या बोला। हाँ क्यों चाहिए, क्योंकि मैं देखूंगा कि अगर मैंने साल भर के अंदर अगर लक्ष्य दुबे को पेड कर दिया तो कर्जा मुक्त, फिर कर्जा मुक्त तो क्या कर्जा, तो साल के, इसलिए हम साल के एंड में ही लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं। और इसलिए आप जब एंट्रीज करते हो सप्लायर कस्टमर के नाम लिखते हो, लेकिन उन्हीं सप्लायर कस्टमर को आप कभी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर पेमेंट नहीं हो पाई साल भर में, तो आप एक किसी को एसेट घोषित करते हो, किसी को लायबिलिटी घोषित करते हो। That's why at the end of the accounting period is most important part in the liability. हम उन्हीं लोगों को कर्जदार की लिस्ट में ले सकते हैं जिनको हमने साल भर के अंदर अगर पेड नहीं किया तो। अब सर अगर सपोज मैं 20 दिसंबर को माल लेता हूं किसी से और 31 दिसंबर को मैं अकाउंटिंग पीरियड खत्म करता हूं, और 20 दिसंबर वाले माल लेने वाले पर्सन को, सप्लायर को मैं बोलता हूं कि पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा, यानी जनवरी ड्यू डेट आएंगी, कौन सी आएंगी, तो भी मैं उस पर्सन को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लायबिलिटी घोषित करूंगा। लेकिन अगर मैं 20 दिसंबर को माल लेता हूं और 31 दिसंबर तक के मैं अगर सुबह पेमेंट किया, अकाउंटिंग बाद में बनाया, सो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर मैंने उसकी पेमेंट कर दी,
तो अब वो पर्सन लायबिलिटी की लिस्ट में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो मुक्त हो गया, कर्जा मेरा खत्म हो गया वो। So that's why हम किसी भी सप्लायर से उधारी में माल लेते हैं या किसी भी पर्सन को देना बाकी होता है, हम डायरेक्ट उसको लायबिलिटी नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं पहले कि साल भर में पेमेंट हुआ क्या, अगर हो गया तो अच्छी बात है, कर्जा मुक्त हो गया, नहीं हो पाया तो एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उस पर्सन को लायबिलिटी की लिस्ट में लाते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ओनली। लायबिलिटी हो या एसेट हो, घोषित तो भैया साल के आखिरी दिन पर ही होगा। And that's why these two aspects are the balances. क्या बोलेंगे इसको? And that's why balances is recorded in balance sheet. Sheet is the only statement जिसमें हम बैलेंस डालते हैं। Got it? कुछ बैलेंसेस एसेट बनते हैं, कुछ बैलेंसेस लायबिलिटी बनती है। अब बिजनेस के अंदर कर्जा समझ में आया क्या होता है? पक्का साल के एंड तक के अगर किसी को कुछ भी देना बाकी है तो उस पर्सन को कहाँ डालोगे? लायबिलिटी में। समझा आपको? हाँ, एंड ओनली एंड। अब सर आप क्या बोलते हो कि मैं 20 तारीख को, अगर जनवरी 20 तारीख को मैं किसी से उधारी मान लिया और मैं 31 दिसंबर को अकाउंटिंग खत्म करूंगा और मैंने इसको फेब हो गया, मार्च को पेमेंट किया, मार्च को पेमेंट किया, तो सर क्या मैं किसी को बोलूं नहीं ये मेरे ऊपर कर्जा है? अरे बोल ना, कुछ कौन मना करता है? बोलने का क्या जाता तेरा? घोषित लिखत में लास्ट में करना, अगर नहीं कर पाया तो साल भर के अंदर तो बोल मेरे ऊपर कर्जा है, बोलने को क्या जाता है? लेकिन लिखत में तो भैया साल के एंड में होगा। समझा आपको? क्लियर? पक्का? जिस वक्त तू ट्रायल बैलेंस बनाएगा बिजनेस का, उस वक्त तू लायबिलिटी घोषित करेगा बस। इसके पहले ऑफिशियली हम वो पर्सन जिसको कुछ भी देना बाकी है, हम लोग उसको लायबिलिटी की लिस्ट में ला सकते नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दैट्स व्हाई। गॉट इट? समझा? ओके। अब बिजनेस के अंदर जितने भी कर्जे बिजनेस दुकान कर्ज लेता है वो दो क्राइटेरिया में डिवाइड हो चुका है। पहला इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। काफी डिटेल में हुआ है हमारा ये सबसे। इट्स अ जनरल रिमाइंडर फॉर यू, क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट का कोर्स अलग बनाना है, दैट्स व्हाई पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें खास। क्या होता है, वीडियो सब एक साथ आ जाएंगे तो तुम जब एट एग्जाम पीरियड जब आपको डाटा दिया जाएगा तो आपको एटलीस्ट वो रेफरेंस के तौर पे पीछे जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी। समझा आपको? क्लियर? हाँ। सो व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? बिजनेस के अंदर चाहे सोल ट्रेडिंग हो, चाहे कंपनी हो, चाहे दुकान छोटी हो चाहे बड़ी हो, कर्जे दो ही प्रकार के होते हैं, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी कुछ होती ही नहीं है, ये अजम्पशन बेस होती है ओनली। जो पैसा मालक इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, या मालक का पैसा बिजनेस के अंदर जहां से भी पड़ा होगा, जहां से पड़ा होगा मालक का पैसा, वो बिजनेस के लिए फॉर इंटरनल लायबिलिटी क्या हुई? क्यों पूछो क्यों? अब सर मालक और दुकान अलग थोड़ी ना है, ये समझ अज्यूम करना पड़ता है एंटाइटी कंसेप्ट की वजह से, बस एक अजम्पशन है। क्या ये? आप देखो मैं लिटरली बोल रहा हूं, लिटरली एज पर माई एक्सपीरियंस, बहुत सारे बच्चे मेरे पास 12th एसोसिएट हुए हैं, फाइनल अकाउंट दूसरी ट्यूशन से करके आए हुए हैं। आप उनसे पूछिए 10 एग्जाम्पल सॉल्व भी करके आए होंगे और 10 एग्जाम्पल के सॉल्व लिस्ट में लायबिलिटी के अंदर 10 बार कैपिटल लिखा होगा, बट एक बार भी किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की होगी कि वाई कैपिटल तो ओनर का इन्वेस्टमेंट है, ये कर्जा क्यों है, ये कर्जा क्यों है? तो ये कर्जा इसलिए है क्योंकि अजम्पशन बेस है ओनली, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय हमें अज्यूम करते हैं कि मालक और दुकान अलग अलग है और अकाउंटिंग दुकान की होती है ना कि मालक की। अब जब अजम्पशन कर ही लिया है कि मालक और दुकान अलग अलग है, तो इसलिए मालक का पैसा बिजनेस का काम बनता है कि उसको वापस करे जब अलग अलग है, दो सेपरेट आइडेंटिटी है अगर, तो जब दो सेपरेट आइडेंटिटी है भैया तो पैसा तो वापस बनता ही है। तो फिर इसलिए मालक का जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? और कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। एंड द इंटरनल लायबिलिटी इज आल्सो नोन एज ओनर्स लायबिलिटी एंड फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी।
यानी मालक का पैसा बिजनेस के अंदर पहला खर्चा। समझा आपको क्लियर? इसके अलावा बिजनेस का बाकी बाहर का जितना भी कर्जा होगा, जितना भी कर्जा बाहर से, जितनी भी आपने उधारी लेके रखी है साल के एंड तक तुम्हारे ऊपर कर्जा है, उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी ओनर का छोड़ के बाकी बाहर का पैसा जो उठाया हुआ है बिजनेस में, क्या बोलोगे? और एक्सटर्नल लायबिलिटी दो टाइप की होती है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। व्हाट इज सिक्योर लायबिलिटी? सुन लीजिए, जिसके जब भी तुम्हारा बिजनेस बाहर से ओनर को छोड़ के बाहर वालों से पैसा लेगा और उसके लिए अपनी एसेट को गिरवी रखेगा, तो उसको बोलेंगे सिक्योर लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? यहाँ एविडेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ मॉर्गेज की बात हो रही है। एग्जाम्पल दूं, अगर आपने किसी कस्टमर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो बताओ किस में लाओगे, सिक्योर्ड में कि अनसिक्योर्ड में? तू बता भावेश। सिक्योर्ड में। गलत, 0 मार्क, क्योंकि आपने उसका सिर्फ एविडेंस बनाया कि हाँ इसकी तरफ उधारी है। अगर आपका सप्लायर आपके लिए बिल बना रहा है तो भी वो अनसिक्योर्ड में आएगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आपने उसके पास कोई एसेट गिरवी नहीं रखी, आपने तो वो साइन करके दिया कि हाँ भाई मैं उधारी ले रहा तुझसे, ठीक है पैसे दूंगा। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ओनली क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। दैट्स वाई जो कोई इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, एविडेंस बन रहा है, उसको सिक्योर नहीं बोलेंगे। यहाँ सिक्योर की परिभाषा अलग है। और परिभाषा क्या है यहाँ पे लक्ष्मी? जब तुम्हारा दुकान किसी बाहर पार्टी से ओनर को छोड़ के किसी से भी कर्जा लेगा, क्या लेगा? कर्जा। और वो कर्जा लेगा, अगर बाहर से उठाया पैसा उसने या कोई भी चीज उठाई जिससे बिजनेस को देना बाकी, और उसके लिए अगर अपनी एसेट को उसने गिरवी रखा है, तो तब हम कहेंगे सिक्योर। इसके अलावा बाकी सब अनसिक्योर। क्या आएगा वो? अनसिक्योर। किस बोलेंगे बताओ? जिसके लिए आपने एविडेंस बनाया, भले कुछ बनाओ, आपने बाहर से कर्जा लिया दुकान ने आपके, और आपने अपनी दुकान की एसेट गिरवी नहीं रखी, तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर। क्या बोलेंगे? हाँ। तो अनसिक्योर लायबिलिटी और सिक्योर लायबिलिटी को सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। मैं आज के बाद कभी भी अनसिक्योर सिक्योर नहीं बोलता हूँ। क्या बोलूंगा? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। क्या हुआ था स्टार्टिंग में, एक मेरे कॉम्पिटिटर था, बच्चे 2-3 यहाँ भी आते थे, वो कॉम्पिटिटर के पास जाते थे, तो उनको मैंने पूछा कि बताओ बेटा, वो टैली आते ना 11 से बच्चे टैली करके आते हैं, तो उनसे पूछा मैंने कि भाई बताओ बेटा लायबिलिटी कितने की होती? वो मैंने बोला सर आप बताओ। मतलब फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो उसने जाके वो उनके सर को बताया कि सर लायबिलिटी 3 टाइप की होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। तो फिर वो बोलते हैं ऐसी कोई लायबिलिटी होती ही नहीं। क्या बोली? क्या बोले? ऐसी कोई लायबिलिटी होती ही नहीं। फिर वो गूगल खोल के दिखाया उनको। तो मैंने उनको बोला कि इसका दूसरा नाम भी तो मैंने बताया था बेटा, देखो वो नहीं बताया तूने, वो बता। अगर वो नहीं बताऊंगा तो बहुत कम लोगों को पता है कि ओनर्स लायबिलिटी को फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं, सिक्योर लायबिलिटी को सेकेंड पार्टी बोलते हैं, और अनसिक्योर लायबिलिटी को थर्ड पार्टी बोलते हैं। आपको समझ रहा है? ऐसा क्यों, मुझे क्यों आता है? क्योंकि मुझे सिखाने वाला तजुर्बेदार था, 70 साल का तजुर्बा था उसका। कितना? और वो 70 साल का तजुर्बा लेकर आपको आज डिलीवर कर रहा हूं। समझा? समझा ना? इसलिए ये जो चीजें है ये एज पर एक्सपीरियंस से आती है, ये ऐसे डेबिट क्रेडिट पढ़ाने से सब नहीं आती है। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? सो व्हाट इज द, अच्छा लायबिलिटी कितने टाइप की होगी बताओ? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। अगर कोई नहीं बोला नहीं आया कोई लायबिलिटी तो बता, फिर नहीं बताना। ओनर्स लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी, अनसिक्योर। लेकिन बिजनेस में ओनर्स लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी और अनसिक्योर लायबिलिटी नहीं बोलते। मार्केट में फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। ये मार्केट की लैंग्वेज है। क्या है बेटा? गूगल की लैंग्वेज नहीं है। कुछ चीजें गूगल पे नहीं मिलती है। क्यों पूछो? क्यों? मार्केट सेगमेंट डिफरेंट है। गूगल अमेरिका में रहता, हम इंडियन है प्योर, बराबर की नहीं है ना? इंडियन है ना भाई, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत गूगल बोलता भाई, सब नहीं कवर कर पाएंगे, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है। ठीक है बच्चे लोग, समझा? ओके। अब जितनी भी मैं आइटम दिखाऊंगा, आइटम क्या बनाऊंगा? आइटम लायबिलिटीज के,
उसमें कुछ लायबिलिटी फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी में जाएगी। चलो अभी हम पहचानते हैं कौन सी लायबिलिटी का मतलब क्या है और कौन सी लायबिलिटी कौन सी क्राइटेरिया में जाएंगी। आज लिस्ट ऑफ लायबिलिटी खत्म करने वाले हैं। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं बच्चे लोग। कल से एग्जाम्पल शुरू। फिर पहला देखो कैपिटल। अब कैपिटल यानी क्या? जो पैसा मालक लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। और ये मालक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी, तो इसलिए कैपिटल बेटा लायबिलिटी बनती है ड्यू टू इंटाइटी कंसेप्ट। अब इंटाइटी कंसेप्ट यहां नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतने में सच मिलता, रिमाइंडर कर दिया मैंने। अब इसमें ये साल का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो प्लस करना, यानी हर वो चीज जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वो प्लस करना, और जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी वो माइनस करना। तो नेट प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट क्या है ये निकालना पड़ता है। कहां से ये सब बताऊंगा पहले एग्जाम्पल बता दूंगा। देखो मैंने दो चीज छोड़ी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस, ठीक है, चार चीज छोड़ी हुई बस। खुश? हाँ, तो ये चीजें क्या होती है ये आगे आपको बताया जाएगा। हाँ बोल। हाँ, करंट अकाउंट छोड़ी हुई, बैड डेट छोड़ा हुआ है, बैड डेट भी छोड़ा हुआ है मैंने। अरे बैड डे वाला वैरायटी टोटल छोड़ा हुआ है ना, मैं तो पढ़ाऊंगा ना, वो टेंशन मत ले, सब याद है मेरे को। और ये स्टेप्स जो है ना तुमको सिर्फ नहीं चल रही है बेटा, सुन लो मेरी बात। ये तुमको लग रहा कि हम लोग आते और तुमको मनोरंजन से पढ़ाते, ऐसा नहीं होता बेटा। हमारे पीछे ये सब साइंटिफिकली थ्योरीज है, पैटर्न बने हुए, हर साल इसी पैटर्न से पढ़ाया जाता है। समझा आपको? हाँ चलो हो गया। अब आओ इधर, ड्राइंग से मेरी ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होती है इसलिए माइनस करें, क्या करेंगे? फिर जो आता है प्लस माइनस करके उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और ये सर क्लोजिंग कैपिटल क्या है? लक्ष्य कमला का पूछेगा। नहीं आप भी सुन ले। देखो तुम लोग सुनते हो मार्केट में कि दुकान शुरू की थी तो 2 लाख का माल मेरा खुद का था, लेकिन आज 10 साल हो गए, आज 50 लाख की दुकान मेरी खुद की हो गई। ऐसा सुना है तुमने? तो ये क्या है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का नतीजा है। हर साल क्या होता है, हर साल हम जो अमाउंट ओनर की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और साल के आते आते एट द एंड ऑफ द पीरियड वो ओनर की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती क्या होती है? क्योंकि मैं साल का कमाऊंगा तो धंधा बढ़ेगा और कम लॉस क्या होगा, धंधा कम होगा। क्योंकि लॉस दीमक की तरह है, अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करता अंदर से, बराबर कि नहीं? तो वैसे ही हर साल ये ओनर की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होते बढ़ता है, उसी को बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। बस समझा आपको? क्लियर? अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कहाँ पढ़ेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, साल के पहले दिन पर जब दुकान को लेके आया था मैं नए साल में, सपोज 2022 की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास 5 लाख रुपए कैपिटल दिख रहे थे। साल भर में मैंने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन 10,000 रुपए निकाले बिजनेस से। तो ऐसे करके 5 और 2 7 में 10 गए, 6,90,000। ये 6,90,000 रुपए साल के एंड में आते आते मेरी इन्वेस्टमेंट रह गई। यानी दुकान खोलूंगा, दुकान अब पास नहीं लूंगा, अब मेरे पैसे कितने तेरे तरफ? 690। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। किया ना? समझा आपको? क्लियर? ड्राइंग माइनस किया ना? यानी क्या सीखा? हर साल प्रॉफिट लॉस ओनर की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है? तो वो फ्लक्चुएट करने की वजह से हमको साल के पहले दिन पर ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कुछ अलग मिलती है, और आते आते साल भर की एंड में मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर चुका होता हूँ या तो कम करता हूँ। तो वो कम ज़्यादा जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब जिनका बेसिक अच्छा हुआ होगा उनको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? आगे बढ़ूँ? तो ये व्हाट इज ये ओपनिंग और क्लोजिंग का नतीजा क्या है, समझा? अब ये साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। यही कैपिटल में नेक्स्ट लेके आऊंगा, फिर से साल भर धंधा करूंगा बिजनेस, फिर यहाँ तो कमाऊंगा ना तो कमाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गवाएंगा तो इन्वेस्टमेंट। अरे आपके पेरेंट्स बोलते नहीं क्या 5 लाख से बिजनेस शुरू किया था, आज 5 करोड़ की वैल्यूएशन है। ये कहाँ से हो गया भैया? जादू की छड़ी हो गई, वो सोनपरी की छड़ी आ गई तुम्हारे पास। प्रॉफिट लॉस है ना, दादू से पूछना ना, बराबर ही क्रिश। दादू ने एकदम छोटी दुकान शुरू की थी, आज सुपर शॉपी बन गई ना। कैसे बन गई? नहीं, क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से
यानी प्रॉफिट से आप कमाओगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट पे किसका हक है? मालिक का। कहां पढ़ा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था ना। एंटरप्रेन्योर गेट प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर गेट, तो दैट्स व्हाई ओनर का हक है, इसलिए ओनर की इन्वेस्टमेंट में ऐड किया था। साल भर जो आपने कमाया वो ओनर की इन्वेस्टमेंट पे ऐड किया था। समझा आपको? क्लियर? गॉट इट? तो इसलिए आंकड़ा हर साल कैपिटल का बदलते रहता है। कहता है हाँ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं एसपी में। रिटेन अर्निंग पढ़ा था सोनल? बता क्या होता? हाँ, नहीं, कॉलोनी में वो रिटेलर नहीं बोला मैंने, इटिनर एंड रिटेलर नहीं बोला बेटा मैंने, रिटेन अर्निंग। तूने सुना स्नेहा? बताओ। देखो क्या होता है, हर साल अच्छा तेरे पास तू अच्छा कमा रही है सपोज, लेकिन तू उड़ाती भी है, मतलब बहुत लगाती जाती है, तो मम्मी क्या बोलती है? बता। हाँ, बोलती है ना मम्मी। यहाँ भी बिजनेस को हम बोलते हैं क्या? सुनो, देखो हर साल जो कंपनी के पास, कंपनी बोल रहा हूँ, दुकान के पास प्रॉफिट आता है, क्या आता है? वो पूरा पैसा धंधे में लगाना नहीं पड़ता और निकालना भी नहीं पड़ता। कुछ पैसा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए रिजर्व रखना पड़ता, ताकि कोरोना जैसी स्थिति आ गई तो उसमें अगर मोदी जी बोलते भाई और बहनों कल से दुकानें बंद, अबे तुमने तो बोल दिया दुकानें बंद, इधर भाड़े लागू हो गए, इधर पगारे मेरे ऊपर लागू हो गई, सप्लायर खून पी रहे, पैसा दो, कमाई कुछ नहीं, खर्चा लागू। तो ये खर्चा लागू हो गया तो ये चुकाना कहां से? तो ये रिटेन अर्निंग से है। क्या होता है जब बिजनेस का अच्छा समय चलता है? क्या चलता है बच्चा लोग? तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अरे अच्छा समय बोलो तो प्रॉफिट, बराबर कि नहीं? और अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, भरत अमृत ध्यान पे बेटा, तू आके पढ़ाएंगे यहाँ पे आके, है ना? नहीं करना ना ऐसा काम? वेरी गुड। तो जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो पूरा पैसा बिजनेस में लगाया या मालिक को नहीं दिया जाता है। क्या होता है? बिजनेस बोलता है कि थोड़ा पैसा मेरे पास बचा के रख, कि कल को अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गई या अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा लॉस, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बिजनेस को? सर्वाइवल। देखो अगर आपको जिस साल लॉस हुआ उस साल अगर तुमने बिजनेस को सर्वाइव कर लिया, तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, सही है कि नहीं? अरे प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हार जीत तो बिजनेस लाइफ है ना, लाइफ का पार्ट है। वैसे ही प्रॉफिट लॉस बिजनेस में चलता रहता है। हर बार तुम प्रॉफिट कमाओगे ऐसा तो है नहीं, तुम कभी लॉस भी आओगे, बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? तो अगर तुम जिस साल लॉस सफर करोगे उस साल अगर तुमने बिजनेस को नहीं टिकाया तो तुम्हारे बिजनेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस साल लॉस होता है ना उस साल सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो पाता है, बराबर कि नहीं? तो इसलिए उस टाइम पे उस क्रूशियल पीरियड को निकाले कैसे? तो अच्छे समय में हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा जमा करो। जैसे तुमने डेप्रीसिएशन जमा किया ना एसेट्स के लिए, वैसे अपने बुरे वक्त के लिए प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, और जमा करने के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट तुम्हारे पास आएगी, और वो तब तक यूज नहीं करो जब तक कोई लॉस वाली स्थिति या ऐसे कोरोना वाली स्थिति नहीं आ जाती जहाँ पे कमाई बंद, खर्च लागू। तो उस टाइम पे जो बिजनेसेस निकाले गए, सरवाइव किए गए, वो इस रिजर्व फंड से किए गए, जिसका नाम है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सब रिजर्व भी बोलोगे। अब सर सवाल ये आता है, चलो रिटेन अर्निंग को हम अकाउंट, रिटेन अर्निंग पढ़ा था एसपी में? नहीं पढ़ा था नालायक को? नहीं बोलो, नहीं बोलो। ऑन कैपिटल के सोर्सेस कितने पढ़ाए थे मैंने? 2, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग नहीं पढ़ाया क्या? अरे यार गलत काम हो गया फिर तो। हाँ देखो, इसको ही एसपी में रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कंपनी क्या है? बड़े पैमाने की दुकान। अब दुकान छोटी हो या बड़ी हो, रिजर्व तो सब रखेंगे ना भैया, परिस्थिति सबके सामने सेम ही आएंगी ना, बराबर कि नहीं? सुनो, तो क्या होता है देखो,
कंपनी के पास जो प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, तो कंपनी करती है, कंपनी डिविडेंड बांटती है, क्या बांटती है, अब बोलो डिविडेंड भी नहीं पढ़ाया, हाँ पढ़ाया ना, ठीक है। अब डिविडेंड के ऊपर तो मैंने यहाँ पे तुमको कैलकुलेशन भी करके दी थी अच्छे खासे, नहीं, हाँ, तो जब कंपनी को हर साल जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वो अपने मालिकों में बांटती है, और मालिकों में बांटने को हम बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं। अब कंपनी क्या है, बड़े माने की दुकान, अब दुकान छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट भी अब किसका है, मालिक का, बराबर कि नहीं। तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ वो पूरा प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती मालिक को, वो कुछ पैसा बिजनेस के अंदर ही रिजर्व रखती है, क्या रखती है, रिजर्व। जैसे एग्जांपल अभी सपोज मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी को 10 लाख प्रॉफिट हुआ, अब 10 लाख रुपए पूरा बांट दूंगा, तुम तो खुश होंगे शेयरहोल्डर, लेकिन कल को कंपनी लॉस में गई, उस टाइम पे दुकान के चलाऊं, तुमसे डबल ले पाऊंगा क्या, नहीं, पूछो क्यों, द लायबिलिटी ऑफ द शेयरहोल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, याद करो, पढ़ाया था तुमको एसपी में। तो इस वजह तुमसे तो मांगूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्टर, चलाना मेरे को ही है, अब लॉस आ गया, अब लॉस में सर्वाइव कहां से करूं मैं, तो नहीं, तो लोन तो और लॉस बढ़ाएगा ना, अरे लोन ब्याज चालू करेगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा तो मेरा लॉस और बढ़ेगा ना, बराबर कि नहीं। तो उस बुरे वक्त के लिए जब अच्छा वक्त था उस टाइम से हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का पैसा बाजू में करते जाओ, जैसे मम्मी करती है, क्या करती है, मम्मी करती है घर में, पापा हर महीने मम्मी को पॉकेट मनी देते हैं घर चलाने के लिए, देते हैं, फिर पापा मम्मी बोलती 5,000 दो, मैं घर चलाऊं खुद ही, तो 5,000 रुपए पापा देते हैं, और फिर मम्मी करती है, मम्मी 3 या 3,500 खर्चा करती है, और 1,500 दबा के रखती है अंदर, बराबर कि नहीं। और जब दबा के रखती है पैसा अंदर, और फिर हर महीने से 5,000 लेंगी, 5,000 देगी, 3.5-4 खर्चा करेंगी, 1,000 रुपये दबाएंगी मम्मी, और फिर जिस वक्त पापा को जरूरत होती है, पापा टेंशन में दिखते हैं, तो उस दिन मम्मी पूछते क्या हुआ, तो बोलते कल सप्लाई आने वाला है, पैसे है नहीं देने उसको, पैसे दिलाऊं कहां से, तो मम्मी चुपचाप से वो दबा हुआ पैसा देती है, बोलती है रखो लो, बोलती ना भाई, मेरी मम्मी तो करती थी, मेरे को नहीं बोलूंगा। फिर पापा बोलते कहां से आते वैसे, बोला वो मत पूछो, तुम आम खाओ, गुटली मत गिनो, है ना। तो फिर पापा को वो मम्मी दबा हुआ पैसा देकर बोलती थी लो टेंशन मत लो, जाओ देख के आओ सप्लायर को। तो वो जो बिजनेस में अंदर का पैसा निकला उसी को तो बोलते हैं रिजर्व फंड या रिटर्न अर्निंग। वैसे ही बड़ी दुकान हो छोटी दुकान हो, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो हर साल थोड़ा थोड़ा बाजू में करती रहती है, और फिर एक साथ अमाउंट जब ज्यादा जाती है और जिस वक्त लॉस हुआ तो सर्वाइवल इस पैसों से किया जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग। समझा आपको क्लियर। एसपी में रिटेन अर्निंग बोलते हैं उसको, अकाउंट में जनरल फंड, जनरल रिजर्व ऐसे नाम आते हैं। क्या है ये, और कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या है ये, समझा क्या अभी। हाँ अब सुनो मेरी बात, अब सर प्रॉफिट है ये ठीक है, लायबिलिटी क्यों है बताओ जरा। रुक ना बेटा रुक, बताता हूँ क्यों लायबिलिटी है। देखो ये क्या है, अच्छा मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर क्या है, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी। प्रॉफिट पे किसका हक है, और ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। किसका पार्ट है, अब जब प्रॉफिट ही मालिक का है और मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, तो जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट का ही हिस्सा है और बिजनेस के पास पड़ा है। तो बताओ बिजनेस के अंदर ये मालिक का ही तो पैसा पड़ा है, तो बताओ मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर क्या हो गया, कौन सी लायबिलिटी। इसलिए जनरल रिजर्व इज द फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। नहीं, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉय बाहर वाला है, ओनर नहीं है। तो एम्प्लॉय का पड़ा है ना, तो एम्प्लॉय का पड़ा है, हम लायबिलिटी बोलेंगे, लेकिन ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड। समझा। अरे प्रोविडेंट फंड और जनरल रिजर्व को मिक्स मत करो भाई, समझा, क्लियर, समझा। बस इतने में इतने मिलता हूं, इससे ऊपर नहीं बताऊंगा मैं। हाँ आगे नेक्स्ट, थर्ड पार्टी अनसिक्योर्ड है। अब बताओ ये समझ में आया।
अब आते हैं नेक्स्ट हेड्स, सन्ड्री क्रेडिटर। अब जिस सप्लायर से आप माल लोगे, क्या लोगे, अगर साल के एंड तक आपने पेमेंट नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल फर्क क्या है बताओ। अगर आपका सप्लायर चिकट निकला, क्या निकला, और आपके सप्लायर ने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, तो फिर वो सप्लायर हमारे लिए बिल बनाएगा, बोलेगा भाऊ मेरे को तुम पे रत्ती भर भरोसा नहीं, तो तब फिर तुम्हारा सप्लायर बोलेगा उधारी दे रहा मैं, लेकिन तुमको एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा। हम भी कड़वी शक्ल बोलते चल दे भाई, क्या भरोसा नहीं, दे तेरा पैसा डुबाऊंगा अगर मैं, बोला आओ डुबाया तो क्या फायदा। तो फिर वो मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देता है और हम उसको साइन कर देते हैं, ये ले मैं तेरे को पैसे दूंगा, ये एविडेंस ले। तो फिर अब वो पर्सन को मैं क्रेडिटर की लिस्ट में ना खड़े होते, कहाँ खड़ा हूँगा, बिल्स पेपर। बस फर्क इतना है कि जिस सप्लायर ने भरोसे पे माल दिया वो क्रेडिटर कौन हुआ, वो उधारी दिया, और जिस सप्लायर ने उधारी भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया, किसका नाम बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो वही सप्लायर को मैं कौन सी लिस्ट में खड़ा करूंगा, बिल्स पेपर। अब इसके ऊपर भी लंबा डिस्कशन हो चुका है हमारा, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के वक्त जब मैंने पढ़ाया था। गॉट इट, कहा था मैं तुमको कि मैं फाइनल अकाउंट में उत्तर शॉर्ट करूंगा। नेक्स्ट है लोन। अब अगर आप किससे लोन ले रहे हो तो ये लायबिलिटी है, क्या है तुम्हारे ऊपर, बैंक लोन, कोई भी लोन। जनरली लोन जो होता है ना वो सेकेंड पार्टी में आता है, क्योंकि बिना गिरवी रखे तुमको लोन के लिए कोई खड़ा भी नहीं करता। तो भी देखो मार्केट से लोन लेते ना, आजकल भरोसा नहीं रहा। कोरोना के बाद आज तुमको गोल्ड गिरवी रखवा है। देखो आप दोस्त कितना भी सका रहा, धंधे में सुना आपको करेंगे, रिलेशन अपनी जगह है, और व्यापार तो अगर तुमने बाहर से कर्जा उठाया हुआ है तो वो भी तुम्हारे लिए कर्जा है, क्या है तुम्हारे लिए, उसको अपन बोलते हैं लोन। अब हम लोन लेते भी है और देते भी है। तो अगर आप लोन दे रहे हो तो तुम्हारी एसेट क्या है, तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा पैसा उसके पास पड़ा है, और अगर तुम लोन ले रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कर्जा, लायबिलिटी। समझा आपको क्लियर। अब सिर्फ पहचानना कैसे, हाँ साइड देखकर, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहा तो एसेट, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहा तो लायबिलिटी। समझा आपको क्लियर। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मालूम आपको, पढ़ाए हुए बच्चे लोग, बताओ फिर। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब भी करंट अकाउंट होल्डर यानी बिजनेसमैन, व्यापारी बैंक से ओवर विड्रॉ लेता है, ओवर विड्रॉ यानी क्या, जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं शॉर्टली स्टोरी बता रहा हूँ, समझो उस चीज। मैंने कई बार सेशन में बताया हुआ है पीछे भी, है ना अर्पित। हाँ सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब गोपाल की बैंक है और मैं व्यापारी, सोचना मेरे था, मैंने गोपाल के अकाउंट में बिजनेस का अकाउंट खुलाया, गोपाल की बैंक में बिजनेस का अकाउंट खुलाया, करंट अकाउंट। बिजनेस के नाम पे कौन सा अकाउंट खुलता है, कहाँ पड़ा है, बैंकिंग में, कहाँ पड़ा है, हाँ बराबर है। तो फिर मैंने बिजनेस गोपाल की बैंक में बिजनेस अकाउंट खुलाया, करंट अकाउंट। अब रोज के करंट अकाउंट में आप n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कितने भी चलता। तो रोज के लाखों रुपए आ रहे, रोज के लाखों रुपए के चेक बना के मैं अपने सप्लायर को दे रहा हूँ, वहां से उसकी बैंक से पेमेंट हो रही है, लाखों आ रहे जा रहे, लाखों आ रहे जा रहे। अब एक दिन क्या हुआ, क्रिश बैंक में क्लर्क था, कौन था, कैशियर। अब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे 2 लाख रुपए पूरे, कितने, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये तरीके से। अब अर्थ मेरा सप्लायर है, अर्थ से मैं माल लेता हूं, तो एक दिन क्या हुआ, 2.5 लाख का माल मैंने बुला लिया, अर्थ मेरे पास बिल लेके आ गया, 2.5 लाख का, ना कोई बात नहीं, मैं चेक से पेमेंट ठीक करता, चलता, चेक से पेमेंट करवा। अब क्या हुआ, 2.5 लाख रुपए का मैंने घड़ी को चेक बना के दे दिया, यानी कौन, अपना अर्थ, बराबर है कि नहीं। अब अर्थ को मैं 2.5 लाख का चेक दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में कितने पड़े थे, 2 लाख। अब अर्थ गया गोपाल के पास यानी बैंक में, हाँ कृष्ण के पास चेक आया, और कृष्ण ने जैसे ही कंप्यूटर खोला, मेरा अकाउंट खोला, उसमें देखा अरे सर की अकाउंट में 2 लाख रुपए है। अब कायदे से जब इनसफिशिएंट फंड होता है और चेक आता है आपके पास, तो बाउंस होता है, क्या होता है, बाउंस यानी डिसऑनर,
बराबर है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो उसका काम क्या था कृष का, बाउंस करके दे देना जहां पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है। लेकिन मेरा संबंध बैंक से अच्छा है और बैंक मुझे पर्सनल जानती है कि सर पैसे रुकाएंगा नहीं, तो कृष्ण ने अर्थ को रुकाया कि रुको सर 2 मिनट आया मैं। और गोपाल मैनेजर था, वो गया गोपाल के पास और बोला कृष्ण की सर गोपाल सर, ये सर का यानी मेरा चेक आया है। क्या है? चेक। कौन गया? कृष्ण गया। किसके पास गया? गोपाल के पास। हाँ, तो गोपाल ने बोला हाँ यार 2.5 लाख का चेक है। बोला तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बोला सर इनके अकाउंट में, सर के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 2 लाख पड़े, ऐसा बोलता कृष्ण। तो बाउंस कर दूं? बोलता नहीं बाउंस मत कर, इज्जत जाएगा गवाएगा क्या सर की, संबंध अच्छे हमारे। तो सर ने मेरे को मतलब गोपाल ने मेरे को फोन किया कि सर वो आपने 2.5 लाख का चेक दिया किसी को। सर चेक तो बहुत देता, मैंने रुक देखता, मैं देखा हाँ अर्थ को दिया हुआ है 2.5 लाख का चेक। तो फिर गोपाल ने बोला कि सर वो आपके अकाउंट में फंड्स बहुत कम पड़े, 2 लाख ही पड़े, वो कस्टमर आया हुआ है यार, क्या करना है बोलो? दे दो, फिलहाल दे दूंगा पैसे आपको। तो फिर क्या किया इसने मेरा ओवरड्राफ्ट पास किया। क्या किया मेरा उसने? यानी गोपाल ने कृष्ण को बोला आप 2.5 लाख निकाल के दे दो उसको पैसे, 50,000 रुपए हम सर से खुद ही ले लेंगे। तो बताओ मेरे अकाउंट में जमा कितने थे? 2 लाख। विड्रॉ कितने हुए? 2.5 लाख। तो 50,000 रुपए बैंक ने मेरे को कर्जा दिया ना, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? समझा आपको? क्लियर? और ये सिर्फ व्यापारियों को मिलता है। किसको मिलता है? हाँ, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन बनना पड़ेगा उसको। सुनो आप दोनों ध्यान दो। अब ओवरड्राफ्ट मेरे ऊपर क्या होगा? कर्जा होगा कि नहीं होगा? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर्जा हुआ ना, लायबिलिटी हुई ना। लेकिन कौन सी लायबिलिटी? सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड। देखो सुनो ध्यान दो, बैंक लोन अगर रहा तो सिक्योर होता है, क्योंकि बैंक लोन लंबा चलता है, 10-10 साल 15 साल। ये एक टेम्पररी लोन है। क्या ये? जो बैंक हमें देती है कभी कभार, और उस पर हाई इंटरेस्ट लेती है। क्या लेती है? सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट होता है, इसलिए वो जल्दी पेमेंट करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? क्योंकि अनसिक्योर्ड ना, बैंक का रिस्क है ना। अरे अगर कस्टमर कल हाथ बगा दे, नहीं देना है मेरे को, तो मतलब बैंक का पैसा डूब जाएगा ना बेवजह। इसलिए बैंक बोलती है इसका पेमेंट जल्दी करो। क्या करो? दैट्स व्हाई ओवरड्राफ्ट इज माय अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है भैया? सुनो, एम्प्लॉय का जब पैसा मेरे पास पड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब इसके ऊपर पिक्चर है बड़ी, एक मैं देखूं सेशन अगर बड़ा नहीं हुआ होगा तो हम कर सकते कंटिन्यू, ठीक है? सुनो ये लास्ट हेड पे आ रहा हूं बस, इसके बाद पक्का प्रॉमिस छुट्टी। सुनो इधर इकड़े बगा, हाँ देखो इधर क्या होता है प्रोविडेंट फंड, समझ लो। व्हाई इट इज माय लायबिलिटी वो समझ लो। देखो क्या होता है, हर साल जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, क्या देती है? सैलरी। अब देखो ये पिक्चर लंबी है, मैं आपको प्रोविडेंट फंड के साथ 3 प्रोविडेंट फंड बनाऊंगा। सुनो, प्रोविडेंट फंड, इसको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं वैसे तो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखो पूरा नाम। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 12th में आएगा ये 100%। और तीसरा आता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये आएगा पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में। है क्या? नहीं है? नाम लिख लो फिर फटाफट, चलो। डेबिट साइड में खर्चा है मेरा वो। अरे ये तो एक पूरा सेशन खा लेगा मेरा, फिर कैसे करना इसको? ये हेड्स वैरायटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करना पेपर में, 12th में आएगा, 11 में नहीं। 12th बोल तो पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं। हाँ। ठीक है, तो चलो ये तीनों एक साथ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ठीक है। आज हमने लायबिलिटी देखी और लायबिलिटीज के आइटम देखी, कुछ लायबिलिटी फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी देखी। रिमेनिंग लायबिलिटीज कल थोड़ा देखकर हम अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।